पानी से ऊर्जा निकालने के कई तरीके हैं, जैसे पानी का पहिया या टरबाइन। लेकिन मैंने कभी किसी को पानी से चलने वाला एयर पावर्ड इंजन चलाते नहीं देखा, स्टीम इंजन को छोड़कर। कोको मेंटोस के इस्तेमाल के बिना हम एक पंप की मदद से टैंक के अंदर हवा का दबाव बढ़ा सकते हैं, जिससे एक निश्चित आयतन में और अधिक हवा भरी जा सकती है। या फिर हम एक निश्चित मात्रा में हवा का इस्तेमाल कर सकते हैं और टैंक का आयतन कम कर सकते हैं। टैंक में हवा का आयतन घटाने का आसान तरीका है उसे पानी से भरना। लेकिन समस्या है कि पानी और हवा का दबाव बराबर न हो, तो हवा पानी को बाहर निकाल देगी। हालांकि क्योंकि पानी हवा से लगभग 830 गुना घना होता है, हम इसका फायदा उठा सकते हैं। अगर आप स्विमिंग पूल की तली तक तैरते हैं, तो कानों पर पानी का दबाव महसूस होता है और किसी भी आकार के पूल में एक जैसी गहराई पर दबाव समान रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी का स्थिर दबाव केवल गहराई पर निर्भर करता है और यह मूल रूप से आपके ऊपर मौजूद पानी के वजन के बराबर होता है, जो नीचे की ओर दबाव डालता है। और मैं इसी सिद्धांत का उपयोग अपने टैंक में पानी का दबाव बनाने के लिए करने वाला हूं। योजना यह है कि पानी का टैंक अपने घर की अटारी में रखा जाए, फिर एक ट्यूब नीचे अपने हवा से भरे टैंक तक ले जाई जाए। इन टैंकों के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी करीब 6.14 मीटर है, यानी जब मैं पाइप से पानी बहाऊंगा तो नीचे वाला टैंक ऐसा दबाव महसूस करेगा जैसे वह 6.14 मीटर पानी के नीचे हो। जब हम पानी का घनत्व गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण और गहराई को गुणा करते हैं, तो हमें लगभग 0.6 बार या 8.7 psi दबाव मिलना चाहिए। फिर हम इस दाबयुक्त हवा का उपयोग उम्मीद है कि एक एयर पावर्ड इंजन को घुमाने के लिए कर सकते हैं, या अब यह वाटर पावर्ड हो गया है। तो चलिए इस टैंक को बनाते हैं। मैं एक आसान विकल्प चुन सकता था, जैसे कि प्लास्टिक की ड्रिंक बोतल का उपयोग करना, क्योंकि ये बहुत सस्ती और आसानी से उपलब्ध होती हैं और ये बहुत अधिक वायु दबाव सहन कर सकती हैं। लेकिन मैं कुछ थोड़ा और शानदार चाहता हूं, जो साफ एक्रेलिक से बना हो। लेकिन चूंकि मैंने पहले कभी एक्रेलिक प्रेशर चैम्बर नहीं बनाया है, इसलिए मुझे कुछ गणनाएं करनी होंगी। उदाहरण के लिए 150 मिमी एक्रेलिक ट्यूब के दोनों सिरों पर प्लेट्स लगानी होंगी ताकि हवा बंद रहे। सिर्फ 0.6 बार पर दोनों एंड प्लेट्स पर बाहर की ओर लगने वाला बल लगभग 1060 न्यूटन है, यानी 108 किलोग्राम वजन के बराबर। मैंने एक्रेलिक प्रेशर चैम्बर डिजाइन करने के लिए फ्यूजन 360 CAD सॉफ्टवेयर और एंड प्लेट्स के लिए 15 मिमी मोटी शीट्स चुनी। प्रेशर सिमुलेशन के बाद ये मोटी प्लेट्स शायद जरूरत से ज्यादा थीं। इससे मुझे चारों ओर लिप काटने और गोंद लगाने के लिए ज्यादा सतह मिलती है। मैंने अपने CNC राउटर पर अब तक सिर्फ एक बार प्लास्टिक काटा है, और वो पारदर्शी परस्पेक्स जैसा मटेरियल था जो आप लोकल दुकानों से शेड की खिड़कियों के लिए खरीद सकते हैं। मुझे नहीं पता कि ये मेरी सेटिंग्स या प्लास्टिक के पिघलने के तापमान की वजह से था, पर उसे काटना बहुत मुश्किल था। मैंने मन ही मन दुआ करके एक्रेलिक ढक्कन काटने की कोशिश की। जो हैरानी की बात है कि आसानी से कट गया। एक बार जब ये पूरा हो गया तो ये ट्यूब के अंदर बिल्कुल फिट हो गया, और अब समय था कुछ छेद करने का और उनमें थ्रेड टैप करने का, ताकि बाद में कुछ न्यूमेटिक फिटिंग्स जोड़ी जा सकें। मैंने ट्यूब के जिस हिस्से पर ग्लू लगाना था उसे सैंड किया और फिर एपॉक्सी रेजिन मिलाना शुरू किया। हालांकि ये एक्रेलिक के लिए सबसे अच्छा गोंद नहीं है, लेकिन यही मेरे पास था और ये काफी मजबूत भी है। मैंने ये भी सुनिश्चित किया कि ट्यूब की अंदरूनी दीवार और ढक्कन के किनारे के बीच के सभी गैप्स को भरने के लिए मैंने इसे भरपूर मात्रा में इस्तेमाल किया, जिससे थोड़ा गड़बड़ जरूर हुआ, लेकिन आखिर में यह अच्छी तरह काम कर गया। हम नीचे ट्यूब इनलेट और 3D प्रिंटेड स्टैंड लगा सकते हैं ताकि जमीन से दूरी बनी रहे। ऊपर के ढक्कन पर मैं प्रेशर गेज और एक ट्यूब आउटलेट लगा सकता हूं ताकि इंजन को हवा मिल सके। अगला कदम है ग्राउंड फ्लोर से 6 मीटर ऊपर लॉफ्ट तक लंबी ट्यूब ले जाना, जहां वाटर टैंक लगाना है। ठीक है, यह पहला प्रेशर टेस्ट है। मेरे पास यहां 5 लीटर पानी है और कंटेनर जिसमें ट्यूब नीचे की ओर जा रही है। मैं अपना फोन टिकाने जा रहा हूं। समस्या यह है कि मुझे नीचे जाकर ही पता चलेगा कि लीकेज है या नहीं, इसलिए उम्मीद करता हूं कि लीकेज न हो। चलो डालना शुरू करते हैं। पानी नीचे बह रहा है। आशा है कि नीचे मुझे बस पानी का बड़ा सा गड्ढा ना मिले। अब भी नीचे जा रहा है। शायद मुझे नीचे जाकर देखना पड़ेगा कि वहां क्या हो रहा है। इससे मैं थोड़ा घबरा रहा हूं। चलो नीचे जाकर देखते हैं कि क्या हो रहा है। कृपया लीकेज ना हो, कृपया लीकेज ना हो। ओ नहीं, रुको 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 रुको। कोई लीकेज नहीं है और हमारे पास 0.5 बार है।
ओह, सही है। मुझे लगता है कि मुझे वापस ऊपर जाना चाहिए और डालते रहना चाहिए। अच्छा, मुझे लगता है कि यही हो सकता है। पानी का स्तर लगता है कि अब स्थिर हो गया है, तो चलो नीचे जाकर दबाव चेक करते हैं। नीचे दबाव लगभग 0.57 बार था, या लगभग 8.3 psi, जो कि उस 0.6 बार के बहुत करीब है जो मैंने शुरू में गणना की थी। क्या इतना दबाव एयर पावर्ड इंजन चलाने के लिए काफी है? अगर आपने मेरे एयर पावर्ड इंजन वाले वीडियो पहले नहीं देखे हैं तो आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। तो चलिए जल्दी से एक बार फिर से देख लेते हैं। नवंबर 2017 में मैंने पुराने एयरहॉक्स इंजनों पर आधारित अपना पहला एयर इंजन 3D प्रिंट किया। वो चला तो जरूर, पर बहुत अकार्यक्षम था। अप्रैल 2018 में मैंने चौकोर पिस्टन और कैम पुशरॉड डिजाइन के साथ नया इंजन बनाया, जो मेरे पहले इंजन से ज्यादा भरोसेमंद था, लेकिन फिर भी अकार्यक्षम था, क्योंकि पिस्टन को सिलेंडर के साथ सील करना बहुत मुश्किल था और ऐसा करने पर घर्षण भी बहुत बढ़ जाता था। फिर 2.5 साल बाद नवंबर 2020 में मैंने एक बिल्कुल नया डिजाइन बनाया, जिसमें डायफ्राम और एक नया इनलेट वाल्व इस्तेमाल किया गया, जिससे एयर टाइट पिस्टन और किसी भी पुशरॉड वाल्व की जरूरत ही खत्म हो गई। और डिजाइन को कई बार सुधारने के बाद इसने पिछले सबसे अच्छे एयर इंजन से 5 गुना बेहतर प्रदर्शन किया। ये 0.7 बार या करीब 10 psi के कम प्रेशर पर भी चल सकता था। क्या ये मेरे नए प्रेशर टैंक के साथ चलेगा? पूरी तरह नहीं। इससे एक नई समस्या सामने आई, जिसके बारे में मैंने पहले नहीं सोचा था। अब मुझे ऐसा इंजन चाहिए जो 0.6 बार पर चले, और टैंक में पानी के प्रवाह की दर पर भी विचार करना होगा। अगर मैं सारी दाबित हवा छोड़ दूं, तो टैंक में फिर से पूरा दबाव बनने में करीब 1 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। अब ट्यूबिंग का व्यास बढ़ाना संभव नहीं, क्योंकि इसके लिए नए छेद और बड़े फिटिंग्स चाहिए। तो हालांकि मुझे उम्मीद थी कि इंजन 0.6 बार पर चलेगा, जो कि पहले जिस 0.7 बार पर चलता था उससे ज्यादा कम नहीं है, लेकिन असलियत में इसे और भी कम दबाव पर चलाना पड़ता है। सबसे पहला बदलाव मैंने इंजन के डायफ्राम का व्यास बढ़ाकर किया, ताकि वह क्षेत्रफल बढ़े जिस पर हवा दबाव डाल सकती है। उम्मीद है कम दबाव में भी पिस्टन पर ज्यादा बल लगेगा। हैरानी की बात है कि यह सच में अच्छी तरह काम किया। कम से कम लगभग 0.3 बार तक जब इंजन रुक जाता था और मुझे फिर से दबाव बनने का इंतजार करना पड़ता था। अगला कदम बड़े डायफ्राम वाला इंजन बनाना होगा, जिससे वो कम दबाव पर चल सके। लेकिन इसमें एक समस्या है। सिलेंडर में कोन वाला हिस्सा जरूरी है ताकि डायफ्राम फैल सके। इसका मतलब पिस्टन जब शीर्ष पर पहुंचता है, उसे बहुत कम सहारा मिलता है। डायफ्राम बड़ा करने से बिना सहारे की दूरी और बढ़ेगी। इसका मतलब है पिस्टन, सिलेंडर, क्रैंककेस और क्रैंकशाफ्ट लंबे करने पड़ेंगे, जिससे घर्षण बढ़ सकता है और प्रोपेलर सिलेंडर से न टकराए। तो इंजन को पूरी तरह से फिर से डिजाइन करने के बजाय मैंने मौजूदा इंजन में कुछ चीजें बदलने की कोशिश करने का फैसला किया, जिसमें सबसे पहली चीज थी बॉल वाल्व, जो इंजन में हवा जाने देता है। जब सिलेंडर हेड को 3D प्रिंट किया जाता है, तो प्रिंटर अक्सर अगली लेयर पर जाते समय प्लास्टिक की छोटी छोटी गांठें छोड़ देता है, और इसका मतलब है कि बॉल वॉल को सील करने के लिए इस्तेमाल किया गया ओरिंग पूरी तरह से फिट नहीं बैठता। ज्यादा दबाव पर इंजन चलने से आमतौर पर समस्या नहीं होती, क्योंकि ओरिंग अतिरिक्त बल से गैप में धकेल दी जाती है। लेकिन इन कम दबावों पर अगर बॉल ओरिंग पर पूरी तरह से नहीं बैठती, तो यह इतनी हवा लीक कर देगी कि टैंक का दबाव लगभग आधा बार तक गिर जाएगा। इसे ठीक करने के लिए मैंने अपने सोल्डरिंग हीट गन का इस्तेमाल करके सिलेंडर हेड के अंदर प्लास्टिक को नरम किया और फिर ओरिंग और बॉल को उनकी जगह पर दबाया, ताकि प्लास्टिक उनके चारों ओर ढल जाए, जिससे सीलिंग काफी बेहतर हो गई। फिर मैंने सिलेंडर में किसी भी टाइट जगह को सैंड करके और डायफ्राम को जितना हो सके ठीक से अलाइन करके यह सुनिश्चित किया कि इंजन के अंदर सब कुछ जितना संभव हो उतना स्मूथ चले। और अब इंजन की आवाज भी काफी स्मूथ आ रही है। लेकिन ये जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा तेज घूम रहा है और हवा भी जल्दी खत्म हो रही है। तो मैंने पिस्टन को बाहर निकाला और उस छोटे पिन को छोटा कर दिया जो इनलेट वाल्व खोलता है, जिससे उम्मीद है कि हर रोटेशन पर इंजन में जाने वाली हवा की मात्रा कम हो जाएगी। ऐसा लगा जैसे थ्रॉटल कम किया हो। प्रेशर धीरे धीरे कम हुआ और टैंक ने लगभग 0.4 बार
पर स्थिर दबाव बनाए रखा, जिससे मैं बहुत उत्साहित हुआ। नहीं, रुकिए मत। मैंने सोचा था अब हमारे पास लगातार चलने वाला है। मैंने टैंक खाली किया, पानी ऊपर ले गया और फिर उंगलियां क्रॉस कर दोबारा चलने की उम्मीद की। नहीं। मुझे समझ आया कि जो क्लिकिंग आवाज है वो क्रैंकशाफ्ट में काफी ज्यादा ढील के कारण है, जिससे सिलेंडर से सपोर्ट न मिलने पर पिस्टन साइड में चला जाता है। मैंने ये ढील छोटे स्पेसर से दूर की, इंजन को मजबूत स्टैंड पर रखा और फिर फुल टैंक रन किया। इंजन ने स्मूथ स्टार्ट लिया और टैंक प्रेशर को लगभग 0.45 बार पर स्थिर करने में करीब 50 सेकंड लगे। फिर रन के लगभग 2 मिनट 10 सेकंड बाद जैसे ही प्रेशर कम हुआ, इंजन की आरपीएम अचानक गिर गई। लेकिन किसी तरह कम आरपीएम की वजह से टैंक में फिर से दबाव बन गया और इंजन की आरपीएम फिर से बढ़ गई। फिर रन शुरू होने के 3 मिनट 30 सेकंड बाद इंजन कई बार लगभग पूरी तरह से रुक गया था, इससे पहले कि उसने दिशा बदल ली। जिससे टैंक में फिर प्रेशर बढ़ा। इस बिंदु पर टैंक में इतनी कम हवा बचती है कि इंजन की हर सांस प्रेशर को बहुत घटा देती है, जिससे प्रेशर स्थिर रखना मुश्किल हो जाता है। जैसे ही पानी टैंक भर गया, मैंने इंजन को डूबने से बचाने के लिए पहले ही बंद कर दिया। हमने कर दिखाया, सच में हमने कर दिखाया। ओ नहीं, इंजन में पानी मत डालना। हाँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह सच में काम कर गया। न सिर्फ ये मेरे किसी भी इंजन का सबसे कम प्रेशर था जिस पर वो चला है, बल्कि ये सबसे लंबा समय भी था जब मेरा कोई इंजन इतनी कम हवा में चला हो। कुल 4 मिनट और 42 सेकंड का रन टाइम सिर्फ उस प्रेशर पर जो मेरी छत की पानी की टंकी से बना था। मुझे उम्मीद है आपको यह दिलचस्प लगा होगा और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। देखने के लिए धन्यवाद।